हेलो एवरीवन, मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। टेंटेटिव आंसर की आने के बाद कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं और क्वेश्चंस हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस के जवाब आपको देंगे जिससे कि आप परेशान ना हो और अपने इंटरव्यू की तैयारी पे फोकस कर सकें। तो इस वीडियो में एक एक करके हम सारे सवालों का आंसर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कल मैंने वीडियो में जो बताया था कि जो आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं टेंटेटिव आंसर की में, उसमें मैंने स्पीड पोस्ट करने की बात कही थी, लेकिन वो जो कमीशन का नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन में हार्ड कॉपी वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। तो इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने सोचा हार्ड कॉपी शायद फिजिकली पहुंचानी है या स्पीड पोस्ट करना है, तो शायद आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना, मेल ही करने हैं जो सारे ऑब्जेक्शन हैं। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जो सबसे पहला सवाल है कैंडिडेट्स का वो ये है कि टेंटेटिव आंसर की आने के बाद ओवरऑल सब्जेक्ट्स की कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए इस सवाल को डिटेल से समझते हैं। जैसे कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नेचर है कि जैसे आपका एग्ज़ाम ओवर होता है तो एग्ज़ाम के तुरंत बाद जो रुझान आते हैं, जो स्पेकुलेशंस और जो आंकड़े आते हैं कि कितना स्कोर किसका है, वो एग्ज़ाम के तुरंत बाद जो स्कोर लोग अपना बताते हैं वो 5 से 7 क्वेश्चंस ओवर हाइप होता है। वो रियल स्कोर से 5-7 नंबर, 5-7 क्वेश्चंस ज़्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा जैसे ही कोई एग्ज़ाम या हायर एजुकेशन वाला ये एग्ज़ाम ओवर हुआ उसके बाद में लोगों ने ये कहा कि इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी और बहुत ज़्यादा जाने की उम्मीद है। किसी ने कहा 75, किसी ने कहा 80, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे एग्ज़ाम होने के बाद, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, वैसे वैसे चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं और 8 से 10 दिन गुजरने के बाद जैसे बहुत सारी कैंडिडेट्स उन क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, टेक्स्ट बुक में देखते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि जिन क्वेश्चंस को हम सही माने बैठे थे वो तो गलत है। तो इस प्रकार 8 से 10 दिन के बीच में जिस कैंडिडेट का स्कोर 75 हो रहा था वो 75 से एटलीस्ट 72 या 71 के आसपास आ जाता है। उसके बाद में अगला जो शॉक लगता है वो टेंटेटिव आंसर की आने के बाद लगता है। टेंटेटिव आंसर की आने के बाद मैं ये मानता हूँ कि ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन से लेकर लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस के बीच का की गिरावट ज़्यादातर कैंडिडेट्स के स्कोर में देखी गई है। आप में से किसी कैंडिडेट का टेंटेटिव आंसर की आने के बाद स्कोर बढ़ने की घटने की जगह बढ़ा हो तो वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने एक्सपीरियंस को साझा करें। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि टेंटेटिव आंसर की आने के बाद 3 से लेकर 6-7 क्वेश्चन तक लोगों के घट जाते हैं। आप इससे अब अंदाज़ा लगाइए कि टेंटेटिव आंसर की आने के बाद अगर लोगों का स्कोर ओवरऑल घट रहा है तो कट ऑफ के ऊपर बढ़ेगी या नीचे आएगी। कट ऑफ ऊपर जाने के तो चांसेस ही नहीं बनते, कट ऑफ नीचे आने के चांसेस बनते हैं। इससे पहले सारे सब्जेक्ट्स पर कट ऑफ के ऊपर जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें ये सारे फैक्टर्स मैंने इंक्लूड करके ही वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी। तो उसको एक बार और देख लें। उसकी एक शॉक कैंडिडेट्स को अभी और लगने वाला है। ये तो आपकी टेंटेटिव आंसर की आई है, लेकिन जब आपकी फाइनल आंसर की आएगी तो 1 से लेकर 3 क्वेश्चंस और भी घट सकते हैं या किसी का 1 से लेकर 2 क्वेश्चंस बढ़ भी सकते हैं। तो बढ़ने के चांसेस कम होते हैं, घटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कुछ कैंडिडेट्स का ये सवाल था, क्या जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया है टेंटेटिव आंसर की पर, क्या अगर कोई आंसर में बदलाव होता है तो क्या उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर कोई भी कमीशन 2 डिसीजन जनरली लेता है। अगर आपने जो ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं उसमें या तो क्वेश्चन को वो कैंसिल करेगा या फिर किसी क्वेश्चंस का आंसर चेंज करेगा। इन दोनों ही केस में सारे ही कैंडिडेट को नुकसान होता है और सारे कैंडिडेट्स को फ़ायदा होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन फाइल किया है उसी को उसका बेनिफिट मिलेगा। वो सारे कैंडिडेट्स पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। सपोज किसी क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है, किसी कैंडिडेट का वो आंसर सही भी होगा, अगर कमीशन उसका आंसर चेंज करता है तो उसका क्वेश्चन तो फिर वो गलत हो जाएगा। और तो जो ऑब्जेक्शंस हैं, आप ऑब्जेक्शन फाइल करें या ना करें इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर कोई भी टेंटेटिव आंसर की में बदलाव होते हैं तो उसका इफेक्ट सारे कैंडिडेट पर पड़ेगा।
अगला सवाल ये था कि क्वेश्चंस डिलीट होने से या कैंसिल होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कैंडिडेट्स पर। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। आपको मालूम है कि आपका जो ये रिटन एग्ज़ाम हुआ है ये 200 मार्क्स का है और क्वेश्चंस हैं 100। तो इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन जो है वो है 2 नंबर का। सब्जेक्ट और जीएस के मिला के 100 क्वेश्चंस में से किसी पेपर के मान लीजिए 5 क्वेश्चंस कैंसिल कर दिए जाते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस कैंसिल नहीं होंगे जैसे पहले हुआ करते थे। इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कैंसिल होंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सपोज़ 5 क्वेश्चंस अगर कैंसिल कर दिए जाते हैं तो यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चंस बचेंगे? 95। 100 में से 5 क्वेश्चंस कैंसिल हो गए तो यहाँ पे 95 क्वेश्चंस आपके बचे। और इसके बाद में आपका जो स्कोर है वो आपका 200 ही रहना है, क्योंकि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है वो 230 से बनती है, क्योंकि 200 का तो आपका पेपर प्लस 30 नंबर का इंटरव्यू। तो इस केस में कमीशन ये फॉर्मूला अपनाता है कि वो नंबर तो कम नहीं करता, वो 200 को 95 से डिवाइड कर देता है। जब 200 को हम 95 से डिवाइड करेंगे तो एक क्वेश्चन का जो वेटेज आएगा वो 2 से बढ़कर 2.105 हो जाएगा। तो ये बदलाव आया कि पहले एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 5 क्वेश्चन कैंसिल होने के बाद ये हुआ 2.105। तो इस केस में डिलीट होने से इफेक्ट किस पे ज़्यादा पड़ता है? मुझे उम्मीद है बहुत सारे कैंडिडेट्स अकेले में जब इस इशू पर विचार करते होंगे तो उनके मन में ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि क्वेश्चंस डिलीट होने से या कैंसिल होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब इसमें भी 2 तरीके के कैंडिडेट्स हो सकते हैं। सपोज़ 5 क्वेश्चन कैंसिल हुए तो इस 5 क्वेश्चंस में से किसी कैंडिडेट के 2 क्वेश्चन सही थे जो कैंसिल हुए तो उसको 2 क्वेश्चंस का नुकसान हुआ। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सही थे और उनको नुकसान हुआ, वो उनके बिल्कुल घट गए। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे, ये जो 5 क्वेश्चंस कैंसिल हुए ये उनके 5 ही गलत थे। तो इस केस में एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे कि क्वेश्चंस कैंसिल होने की कंडीशन में किन कैंडिडेट्स को फ़ायदा होता है। अगर किसी कैंडिडेट के 65 क्वेश्चंस ठीक हैं और अगर कोई भी क्वेश्चंस कैंसिल नहीं होता है तो उस केस में उसका स्कोर क्या होगा? 65 × 2 इज इक्वल टू 130 मार्क्स। 130 नंबर उस कैंडिडेट के होते, लेकिन 5 क्वेश्चंस कैंसिल हो गए और जो 5 क्वेश्चंस डिलीट हुए उसमें उसका एक भी क्वेश्चन सही नहीं था। तो इस केस में अब हर एक क्वेश्चन का वेटेज बढ़ गया। इस केस में अगर हम 65 को 2.105 से अगर इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 136.825। अब अंदाज़ा लगाइए कि इस कैंडिडेट को 130 नंबर से इसका स्कोर हो गया 136.825, मतलब लगभग 7 नंबर के आसपास का इसको एडवांटेज मिला। जबकि जिनके क्वेश्चंस कैंसिल होते हैं और जिनका स्कोर घट जाता है उनको नुकसान होता है। तो कुल मिला के क्वेश्चंस कैंसिल होने से सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को फ़ायदा होगा जिन कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस जो डिलीट हुए हैं वो सही ना हों, उनके वो क्वेश्चंस गलत हों। अगला जो क्वेश्चन था वो ये था कि अब फाइनल आंसर की कब आएगी। आपकी टेंटेटिव आंसर की आ चुकी है और कमीशन ने आपको 19 मई तक का टाइम दिया है कि आप अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर दें। इसके बाद में आयोग एक्सपर्ट्स के पास ये ऑब्जेक्शंस दोबारा भेजेगा उनको रिकंसीडर करने के लिए कि इसका सही आंसर क्या है। इसके बाद में इस सारी प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन का टाइम लग सकता है और कुल मिला के 1 जून से लेकर 5 जून के बीच में आपकी फाइनल आंसर की आ सकती है। अगला क्वेश्चन था कि इंटरव्यू के लिए रिजल्ट कब आएगा। जब आपकी फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद में कमीशन ज़्यादा समय नहीं लेता आपका रिज़ल्ट पब्लिक करने में, क्योंकि फाइनल आंसर की आ चुकी होती है। उसके बाद में जो कॉपीज़ आपकी चेक होती हैं, OMR शीट्स हैं, वो चेक होती हैं, क्योंकि उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर में वो आंसर सेट किए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में मैं मानता हूँ कि 8 से लेकर 10 दिन का टाइम लग सकता है और उसके बाद में कमीशन इंटरव्यू के लिए आपका रिज़ल्ट जारी करता है। तो ये आपका फाइनल रिज़ल्ट मुझे उम्मीद है कि 10 से लेकर 15 जून के बीच में आपका इंटरव्यू के लिए रिज़ल्ट आ सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी एक सवाल था
कि क्या फाइनल आंसर की आने पर भी हम क्वेश्चंस पर जो क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं और जिन क्वेश्चंस का आंसर कमीशन ने चेंज किया है, क्या उस पर भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं? तो इस केस में कमीशन का रास्ता तो आपके लिए बंद हो जाता है, क्योंकि जब आपकी फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि इसके बाद में किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये फाइनल आंसर की है। लेकिन इसके बाद बहुत सारे लोग कुछ क्वेश्चंस को लेकर सेटिस्फाई नहीं होते और वो कोर्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि कमीशन का रास्ता बंद हो जाता है, सिर्फ कोर्ट का रास्ता आपके लिए बचता है। तो वो कोर्ट में जाते हैं क्वेश्चंस को लेके। तो जो प्रक्रिया कमीशन करता है, अपने एक्सपर्ट से राय मांगता है बहुत सारे क्वेश्चंस की, विवादित क्वेश्चंस के ऊपर, तो उस केस में उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी ओपिनियन देते हैं। सेम प्रक्रिया कोर्ट भी करता है। जब उसके पास विवादित क्वेश्चंस जाते हैं तो कोर्ट भी एक डिफरेंट एक्सपर्ट्स के पास उनकी ओपिनियन मांगता है, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, कि इनका क्या आंसर होना चाहिए, और कोर्ट का डिसीजन आता है। कभी कभी ये हो जाता है कि आयोग अपना रिजल्ट पहले जारी कर देता है, फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू के बाद, और उसके बाद में कोर्ट में केस पेंडिंग होता है। कोर्ट अपना डिसीजन देता है कि किसी विवादित क्वेश्चन के ऊपर, वो क्वेश्चंस एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कोर्ट का डिसीजन जो कमीशन की फाइनल आंसर की थी उससे अगर डिफरेंट होता है तो इसका इफेक्ट पूरे रिजल्ट पर पड़ता है। तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, हर एक एडवर्टीजमेंट में ऐसा हुआ है कि इधर कमीशन ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया, उधर कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद में सब लोगों के जो मार्क्स थे वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। एक क्वेश्चन से कि किसी का क्वेश्चन घटेगा तो वो किसी का बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो इन थे वो बाहर हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो वेटिंग में थे या नीचे थे वो इन हो जाते हैं, और बहुत सारों की जो रैंकिंग है ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसका इफेक्ट ये पड़ता है। तो आप कमीशन में तो फाइनल आंसर की को फर्दर चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद कोर्ट का रास्ता खुला रहता है, आप कोर्ट जा सकते हैं विवादित क्वेश्चन पर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि जैसे आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा उसके बाद में आयोग आपको कितना समय देगा इंटरव्यू के लिए। तो एक्चुअली पहले क्या होता था कि पहले पुराना जो आयोग था, कमीशन था, उसकी बिल्डिंग बहुत छोटी थी। वहाँ पे एक दिन में सिर्फ 4 पैनल बैठ सकते थे इंटरव्यू वाले, तो इंटरव्यू लंबे समय चलते थे। लेकिन फिर भी कमीशन इस चीज़ का ख्याल रखता है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो इंटरव्यू हैं वो अलग अलग डेट में पड़ते हैं। जैसे ही आपका इंटरव्यू के लिए रिजल्ट आएगा उसके बाद में जो कमीशन में पहला इंटरव्यू होगा उसके बीच में एटलीस्ट 20 से 25 दिन का समय का गैप रहता है, उसके लिए टाइम देता है। तो जिनका सबसे पहले सब्जेक्ट का इंटरव्यू स्टार्ट होगा उन्हें एटलीस्ट 20 दिन तो मिल ही जाएंगे इंटरव्यू की तैयारी के लिए, और जिन सब्जेक्ट का इंटरव्यू थोड़ा लेटर स्टेज में लगेगा, बाद में होगा, तो उनको ज़्यादा दिन भी मिल सकते हैं, 1.5 महीना भी मिल सकता है, 35-30 दिन भी मिल सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरव्यू फॉर्मुलेट किए जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि नए कमीशन की जो बिल्डिंग है वो काफ़ी बड़ी है, उसमें कैपेसिटी इंटरव्यू पैनल बिठाने की ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये जो ड्यूरेशन है जिसमें पहले इंटरव्यू हुआ करते थे वो ड्यूरेशन कम हो जाएगी और इंटरव्यू कम समय में पूरे हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। आपको मुझे लगता है कि कमीशन बहुत ज़्यादा समय नहीं देगा, बहुत जल्दी आपके इंटरव्यू पूरे होंगे, क्योंकि उसके पास बड़ी बिल्डिंग है, ज़्यादा पैनल एक दिन में बैठ सकते हैं, और छोटे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कम कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि कमीशन लगभग 3 से 3.5 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाता है। तो एक दिन में काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया जा सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू की कट ऑफ के लिए काफ़ी परेशान हैं, बार बार कमेंट करते हैं। तो मैंने जो वीडियो बनाई थी इंटरव्यू के लिए कट ऑफ पर सारे सब्जेक्ट्स की, तो उसमें मैंने ये सारे जो फैक्टर्स हैं कि किस तरीके से आपकी टेंटेटिव आंसर की आती है, क्वेश्चंस कैंसिल होते हैं, कुछ के आंसर्स गलत होते हैं, फिर स्कोर कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम वाले दिन से रिज़ल्ट आने की डेट तक घटता चला जाता है, और ये गैप 5 से लेकर 7 क्वेश्चन तक का हो जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो बताई थी। तो उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस वीडियो को एक बार और देख लें। अभी भी मैंने विचार किया, जैसे ही आपकी आंसर की आई तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि अभी भी मैं
मेरा स्टैंड वही है जो मैंने वीडियो पहले अपलोड की थी, जो डिफरेंट सब्जेक्ट की कट ऑफ मैंने बताई थी। शायद मुझे अभी भी ये लगता है कि कट ऑफ उसी के आसपास रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में जिन क्वेश्चंस के आंसर हमने दिए, अगर आपका इससे डिफरेंट कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर नहीं मिल पाया तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखें, शायद उसका आंसर हम आपको दे पाएँ। तो आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।